हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेसन 16 इवैल्यूएशन वाला जो चैप्टर हमने प्रीवियस वीडियो में छोड़ दिया था वो इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। हाँ जी, जो प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन रहता था वो मैंने उनके नोट्स में ऐड कर दिया है। अब यहाँ से हम इवैल्यूएशन करेंगे, इसके बाद MPC E046 अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी को कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि वो कंप्लीट करवा दे आपके एग्ज़ाम से पहले। मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन से शुरू करते हैं। इस जो चैप्टर से एक अकाउंट ब्रिज मॉडल आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शायद आपको इवैल्यूएशन से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सो इवैल्यूएशन क्या होती है? आप लोगों ने ये सुना होगा कि भाई इवैल्यूएट समथिंग आपके एग्ज़ाम में होता है कि आपने मैथ का जो कभी एग्ज़ाम या स्टैट का कभी एग्ज़ाम दिया तो आपने देखा होगा वहाँ पे लिखता है इवैल्यूएट x प्लस समथिंग वैल्यू एंड इस तरह की वैल्यू होता है, उसको इवैल्यूएट कीजिए। समझ रहे हैं? इस तरह की आपने चीज़ें देखी होगी। भाई इसको हम ना एक नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। अब तक हमने कवर किए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हर एक लेसन से, ये हो गया हमारा MPC E022। यहाँ हमने 021 भी कवर कर चुके हैं हम कंप्लीट लगभग, है ना। उसमें से एक या दो चैप्टर हमने स्किप किए हैं, अदरवाइज हमने कंप्लीट किया। तो अब मैं देखना चाहता हूँ, या मान लीजिए मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस में टीच कर रहा हूँ और मुझे ये ऑब्जर्व करना है भाई किसको कितना आता है। देखे ज़रा किसमें कितना है दम, ये वाला हमने जो काम अब करना होगा। तो हमें क्या करना होगा कि मैं क्या करूँगा, एक टेस्ट को बनाऊँगा 021 और 022। ठीक है, इस टेस्ट में मैं कुछ क्वेश्चन डालूंगा 1 to 10 मैंने क्वेश्चन डाल दिए, उनमें मार्क्स होंगे। मार्क्स मान लीजिए 80 मार्क्स का मैंने बना दिया, दोनों बुक का 40-40 ईच। तो आप क्या है जो मार्क्स बताएंगे, मान लीजिए आपने 40 किए तो 80 में से तो आप क्या कहेंगे कि ठीक है भाई आता है, ठीक ठाक आता है। मान लीजिए किसी ने 78 किया आउट ऑफ 80 या फिर 68 किया आउट ऑफ 80, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि हाँ भाई इसको ये इंटेलिजेंट बच्चा है, इसको सभी सिलेबस इसने किया है, इसको सब कुछ आता है। हम इस तरह से जो क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, आकलन करते हैं। तो इवैल्यूएशन यही है भाई। ठीक है, क्या है एक इवैल्यूएशन? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मुझे क्या पता चलेगा आपको कितना आता है। ये मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश किया। फॉर एग्जाम्पल आप इसको पकड़ के मत बैठिएगा, ठीक है। तो ये इससे अपना अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अब हम थियरी पर चलते हैं। इवैल्यूएशन मीन्स मेजरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ एनी प्रोग्राम। अब मान लीजिए ये किस्म से प्रोग्राम चल रहा है कि मान लीजिए मैंने जो आपको MPC E021 022 करवाई, ये दो क्लासेस है जो हमने कंप्लीट आपको समझाई। और इन प्रोग्राम्स के बाद हम क्या देखना चाहते हैं, ये जो क्लासेस मैंने यहाँ पर अपलोड की वो कितनी इफेक्टिव हैं। किसी भी एक एक्टिविटी, कोई एक परफॉर्मेंस या प्री डिटरमाइंड गोल और ऑब्जेक्टिव को अटेन हमने किया या नहीं किया। मेरा मोटिव यह है कि जो नॉन साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है, जो इग्नू से स्टडी कर रहे हैं, जिनके पास स्टडी मटेरियल प्रॉपर अवेलेबल नहीं है या अवेलेबल है तो उन्हें ये नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या है, वो यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, यहाँ से है जो पढ़ सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, क्या मैं ये गोल अचीव कर पाया हूँ? तो इसके लिए मान लीजिए मैं एक क्या कर सकता हूँ, फीडबैक की क्लासेस भी ले सकता हूँ, फीडबैक क्लास। ठीक है, मान लीजिए मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँ और उन बच्चों को बुलाऊँ कि जिन्होंने इन नोट्स का सहारे से या जिन्होंने इनकी हेल्प से क्या किया, एग्ज़ाम को क्रैक किया हो, पास किया हो। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो ये सभी इवैल्यूएशन क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हमें क्या पता चलता है किसी भी कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम, कोई एक्टिविटी वो इफेक्टिव रही या नहीं रही, या हम कह सकते हैं टेस्ट। अब ये टेस्ट मैंने बनाया, इस टेस्ट से जो पता चल जाएगा कि आप जो मैंने क्लासेस यहाँ पर आपके लिए बनाई हैं ये, तो ये आपके लिए यूज़फुल रही हैं या नहीं रही, है ना। तो वेबस्टर जिन्होंने एक डेफिनेशन दी, इवैल्यूएशन इज एक्ट और रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएटिंग और एग्जामिनिंग एंड जजिंग द वर्थ, क्वालिटी, सिग्निफिकेंस, अमाउंट, डिग्री ऑफ कंडीशन ऑफ समथिंग। कुछ भी आप लगा लीजिए, मैं ये कह सकता हूँ मैं यहाँ पर वर्थ चेक कर रहा हूँ, क्वालिटी चेक कर रहा हूँ, सिग्निफिकेंस, अमाउंट, ये सभी चेक है जो हम करते हैं इवैल्यूएशन में। अब आप ये समझ गए होगे इवैल्यूएशन होती क्या है। मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं इवैल्यूएशन के लिए, आपने बच्चे को क्या किया, मैथ सिखाया। अपने छोटे से बच्चे को आपने क्या सिखाया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया। तो आप क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, उसको एक रियल लाइफ एक इवेंट में उसको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। भाई हाँ, तुम यहाँ इस शॉप से सामान लो और वहाँ से जितने भी पैसों का लेन देन है वो तुम्हें करना होगा। तब हम वो एक प्रोग्राम, एक छोटी सी एक्टिविटी है जिससे हम ये इवेल्युएट करेंगे कि या जो हमने उसको सिखाया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्या वो असलियत में सीख चुका है, क्या वो रियल लाइफ में इनको अप्लीकेबल करने के योग्य है। तो ये इवेल्युएशन है। होप यू अंडरस्टैंड। जितना मैं आसान करने की कोशिश कर सकता था मैंने की। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।
तो अब सिंपली पर्पस आपको इवैल्यूएशन का बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। आप मीनिंगफुलनेस किसी भी प्रोग्राम एक्टिविटी को चेक करें, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। अगर देखिए मान लीजिए उसने क्या किया भाई, जब दुकानदार ने उनको पैसे दिए बच्चे को, उसने ठीक से उनको क्या किया, ऐड कर लिया, तो आप समझ जाएंगे एडिशन उसको आ जाती है। लेकिन सडनली आपने क्या कहा कि आप ना एक बिस्किट का पैकेट और मुझे दे दीजिए। आपने लिया 25 रुपीज़, हालांकि शायद इस रेंज में बिस्किट का पैकेट आता है या नहीं आता है आपको पता है, ठीक है, क्योंकि लगभग बिस्किट आता है 5, 10 या फिर उसके बाद 20, 40 इस तरह आते हैं ना। बेकरी वाले आते हैं जैसे 25, 35, 45 इस तरह ना। तो आपने क्या किया, एक और बिस्किट लो। उसने क्या किया, पैसे वापस दिया, एक मान लीजिए 200 रुपीज़, उसने एक नोट उसको वापस दिया। अब उसको सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ साथ उनकी वीकनेसेस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। सेटिस्फैक्शन ऑफ द टारगेट ग्रुप, सर्विस मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, उसके बाद हम काइंड ऑफ इंटरवेंशन चेक कर सकते हैं। डिज़ायर्ड चेंज, जो हमने जो अप्लाई किया उसके हिसाब से हमें जो चेंज हमें मिला या नहीं मिला। असिस्ट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसलर, टीचर्स टू एसेस प्रॉपर यूज़ ऑफ फैसिलिटीज़। हम स्कूल्स को इवैल्यूएशन के बाद देखिए, अब ये ना ब्रॉड लेवल पे ये एग्जांपल्स जो मैंने दिए ये आपकी लाइफ से कनेक्ट करते हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन जो असिस्ट ये यूजेस हैं ये ब्रॉड लेवल पे, इसे सभी के मतलब हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए स्कूल्स में या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंस्टीट्यूट में काम करें तो वहाँ पर इवैल्यूएशन के कुल मिलाकर हम कह सकते हैं टोटली जितने भी आप यूजेस कर सकते हैं, हमने वो यहाँ पे राइट डाउन किए हैं। तो आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। टाइप ऑफ इवैल्यूएशन की बात करें तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। ये 3 टाइप ऑफ इवैल्यूएशन हमें जो यहाँ पर स्टडी करनी होगी। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल मैं दूंगा, एक बार आप एग्जाम्पल समझेंगे आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए आपने 10th या +2 में क्या किए होंगे, एग्ज़ाम दिए होंगे। अब आप कहेंगे भाई कौन से एग्ज़ाम, भाई यूटी जिसको आप यूनिट टेस्ट बोलते हैं, है ना, या फिर एनुअल, या फिर आप है जो क्या करते हैं हाफ ईयरली करते हैं। ऐसा होता है ना, जहाँ तक मुझे याद है यूटी तो होते हैं मंथली बेसिस, ठीक है, एनुअली होते हैं डायरेक्ट आपके मार्च में, ठीक है, और हाफ ईयरली होते हैं आई थिंक दिसंबर, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो अब यहाँ पर ये क्या चल रहा है भाई, देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक ऐसी इवैल्यूएशन है जब आप इवैल्यूएशन कंडक्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम। आप 10th क्लास में या +2 क्लास में आपकी क्लासेस के दौरान मंथली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर टेस्ट हो रहे हैं, मतलब जितना मैंने पढ़ाया उतना मैं टेस्ट ले रहा हूँ एज ए टीचर। ऑफलाइन मोड जैसा कि आप लोगों को अगर याद है तो आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो जो यूटी टेस्ट होते हैं वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में होते हैं कि आप डेली बेसिस पर क्या करें, कुछ ना कुछ वहाँ से इवैल्यूएट कर रहे हैं, बच्चों की वीकनेसेस को, स्ट्रेंथ को है जो पहचान पा रहे हैं और उसी पर आप काम कर रहे हैं, दैट्स इट, समझ गए। अब बात करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है भाई, आप क्या करेंगे, एनुअली काम कर रहे हैं पूरे साल में। अब ये तो ठीक है, अब जैसे इग्नू का है ना, इग्नू क्या करती है, ये करती है समेटिव इवैल्यूएशन कि आपको पूरा साल है जो सिलेबस दिया आप वो पढ़ेंगे, फिर है जो ये इवैल्यूएट करेगी कि आपको कितना आता है, ये हो गया समेटिव इवैल्यूएशन। तो स्कूल्स में यूटी टेस्ट हो गया फॉर्मेटिव, जो इग्नू के एग्जाम हो गए वो हो गया समेटिव, समझ में आ गया। अब जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है ना वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है, पता है क्यों, आपको ही पता होगा, आपको दिसंबर में ही पता चल जाता है कि मेरा ना कौन सा पोर्शन है जो वीक है। जब दिसंबर का रिजल्ट्स आता है तो आप कहेंगे भाई मेरे ना मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, नॉट गुड्स को, सो आप क्या करेंगे, मैथ्स पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करेंगे। साइंस में भी नहीं आए आपके, आपका इंग्लिश में भी नहीं आए आपके, तो हम कह सकते हैं कि इन सब्जेक्ट पर आपकी कमांड थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर आप एक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने अंदर, जो कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में एक आपको चांस मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन होती है जो कभी भी की जा सकती है प्रोग्राम में, जब भी हमें ये लगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है या कुछ हमें कमी लग रही है, तो हम वो इवैल्यूएशन वहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हमें प्रॉब्लम का आभास होता है, जैसे ही हम फील करते हैं कि हाँ भाई ये ना अभी हमें यहाँ पे ना इवैल्यूएशन की ज़रूरत होगी, तो हम वहाँ पर करते हैं, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होगी, सडनली हम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी ब्रिज मॉडल, एस्ट्रामोविक, कोकर और हॉस्किंस। आई होप मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी, अगर नहीं है तो प्लीज़ आप उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी ब्रिज मॉडल क्या कहता है, इवैल्यूएशन ना 2 फेजेस में हम करते हैं, प्रोग्राम इवैल्यूएशन साइकिल और कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन साइकिल।
और ये रेकरिंग साइकिल होते हैं, बार बार ऐसा चलता रहता है, प्रोसेस रुकता नहीं है, ठीक है। प्रोग्राम इवैल्यूएशन में भी 4 स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी और कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन में भी आपको 4 स्टेजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। प्रोग्राम इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, प्लान करेंगे प्रोग्राम को। सबसे पहले हमें प्लान करना होगा। अगर हम बेसिक स्टेप्स की बात करेंगे तो आप पहले हम ये करते हैं, बेसिक स्टेप्स करते हैं, उससे आपको ना थोड़ी एक क्लैरिफिकेशन मिलेगी। अब बेसिक स्टेप्स मैंने ना यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस में लिखे हैं, आप इस वाले को रहने दीजिएगा, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। हम करेंगे डायरेक्ट जो आपकी बुक से है, ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में है, ठीक है। आपको ये पढ़ने में काफ़ी आसान रहेगा, बेसिक स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। भाई मैं क्या करूँगा, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, इन वीडियो से कितना हेल्प मिल रहा है, तो ये मैं आइडेंटिफिकेशन करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरा ऑब्जेक्टिव को सेट किया, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। वट आर यू ट्राइंग टू अचीव, वट क्वेश्चन डू यू वॉन्ट टू आंसर। वंस यू हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ऑब्जेक्टिव, यू कैन डेवलप ए प्लान फॉर इवैल्यूएशन, ठीक है, सिंपल। प्लानिंग क्या करेगी, अब मुझे प्लान करना होगा कि मुझे किस तरह का टेस्ट लेगा, मैं किस तरह का टेस्ट लूँगा। मैं MPCE 022 021 सेपरेटली इनका टेस्ट लूँ या फिर एक जैसा लूँ, टेस्ट में कैसे क्वेश्चन डालूँ, ये मैं यहाँ पर प्लानिंग में हमें करूँगा। एक प्लानिंग क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट ही तो है कि हाँ इसके बाद मैं ऐसा करूँगा, इसमें ना ये चीज़ें होंगी, इतने ऑप्शंस वाले डालूंगा, इतने शॉर्ट टाइप, इतने ऐसे टाइप क्वेश्चन डालूंगा, और फिर है जो मेरा टेस्ट है जो कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ऐसा ही होता है प्लानिंग में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आउटलाइन तैयार कर लेंगे, जो मेथड्स हम यूज़ करने वाले हैं, जिससे हम डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्शन टूल्स, जो कि हम टूल्स यूज़ करेंगे। टाइमलाइन भी ज़रूरी है कि मैं आपको कब टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना। सो द प्लान शुड बी आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर हु विल बी इन्वॉल्व इन द इवैल्यूएशन ऑफ देयर रोल्स। नेक्स्ट आता है डाटा कलेक्शन का। अब मुझे क्या करना होगा, डाटा को कलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप प्लान कर लेंगे तो आप डाटा कलेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। सो दिस कैन बी डन थ्रू ए वैरायटी ऑफ मेथड। डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, अभी मैंने क्या किया, एक परफॉर्मा तैयार किया, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं इसको सर्वे टाइप से, ठीक है। मान लीजिए मैंने कुछ क्वेश्चंस पुट किए कि आपको ये वीडियोस फीडबैक आप दे सकते हैं, आप कैसा फीडबैक देना चाहते हैं, कितने स्टार्स देना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप सर्वे यूज़ करेंगे, इंटरव्यू यूज़ करेंगे, फोकस, ऑब्जर्वेशन। अगर आपको याद है थोड़ा सा भी, तो असेसमेंट में भी हम कुछ ऐसा यूज़ करते हैं, याद है आपको। तो ऐसा ही है भाई, हम यहाँ पर डाटा कलेक्ट है जो इन्हीं तरीक़ों से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम डाटा को एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में जैसे ही आपको डाटा कलेक्ट हो जाता है तो आप वहाँ पर उस डाटा को एनालाइज करके कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप क्या यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, ये आप पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर इंटरप्रेटिंग ऑफ फाइंडिंग्स नेक्स्ट स्टेप है ये हमारा इवैल्यूएशन का, जहाँ पर हम कंक्लूजन निकालेंगे व्हाट द डाटा मीन्स एंड हाउ इट रिलेट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ योर इवैल्यूएशंस। क्या ये हमारी इवैल्यूएशन से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, क्या मुझे फीडबैक पॉजिटिव मिल रहा है, क्या ये वीडियोज़ रियली में आपके लिए हेल्पफुल है। मान लीजिए ये मुझे समझाने के लिए, मैं आपसे कुछ जेन्युइनली चाहता नहीं हूँ फिलहाल, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल ऐसा देना चाहता हूँ। मान लीजिए स्कूल में किसी ने कंडक्ट किया है टेस्ट, तो वो चाहते साइंस के टीचर हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि जो मेरा तरीका है, जो मेरा वे है टीचिंग, वे ऑफ टीचिंग, क्या वो इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग है, ये सभी वो जानना चाहता है। तो ये है जो इन चीज़ों से इवैल्यूएशन के माध्यम से वो जान सकता है। रिपोर्टिंग में आखिरकार आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जैसा कि स्कूल्स में होता है कि बच्चे को इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप फोकस कीजिए या इसकी ट्यूशन लगवाइए, है ना। तो ये स्टेप्स है। आप ये जो डायग्राम इस तरह से जब आप एग्ज़ाम में बनाते हैं तो एग्जामिनर क्या करता है, थ्योरी की बजाय आपके डायग्राम को नोटिस करता है। जैसे ही डायग्राम में आपने क्या डाला, हेडिंग्स डाली, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ इस बच्चे को है जो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हमें थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। इस तरह के चांसेस अक्सर होते हैं, क्योंकि अब एग्जामिनर को ऐसा तो रही है भाई आपका ही एक क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट है जो चेक करनी होती है, ऐसा नहीं होता। आपको भी पता है, ये तो कॉमन सेंस है ना। एग्जामिनर के पास काफ़ी सारी आंसर शीट होती हैं और इसमें जितना इफेक्टिव वे से आप उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे, ये आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। सो अब आपने बेसिक स्टेप्स किए, बेसिक स्टेप्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, इसको बिल्कुल आखिर में करेंगे। अभी अकाउंटेबिलिटी ब्रिज मॉडल कर लेते हैं, ये क्या कहता है। अब अकाउंटेबिलिटी ब्रिज मॉडल में हम कहाँ पर थे, प्रोग्राम इवैल्यूएशन साइकिल और कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन साइकिल। वहाँ से आपको पता चला कि हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ब्रिज मॉडल कहता है कि हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी है।
जो भी हमें प्लान किया उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद मॉनिटर करेंगे कि कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं, फिर असेसमेंट की जाएगी। अब हम पढ़ लेते हैं एक बार थियोरी को, ताकि आपको भी समझ में आए कि कहना क्या चाहता है। प्लानिंग स्टेज, कि हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे। यहाँ पर प्लानिंग इज ऑल्सो डन फॉर द टाइप ऑफ इंटरवेंशन, हम किस तरह की इंटरवेंशन ज़रूरी होगी, हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं जो हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने वाले, समझ रहे हैं। सारी चीज़ें प्लानिंग में ना, मैंने बताया आपको एक ब्लूप्रिंट है, जो भी एवरी सिंगल थिंग विच यू वांट टू यूज़ इन योर टेस्ट और योर इवेल्युएशन मेथड, तो आप उसको वहाँ पर राइट करेंगे, ठीक है। प्लानिंग स्टेज में आपको लिखना होगा, जैसा कि होता है ना कि हाँ 10th के बाद में ये, उसके बाद ये, या फिर ये 10th के बाद नहीं करते, आप मान लीजिए क्या करते हैं, हाँ दिल्ली से चंडीगढ़, ऐसा होता है। चंडीगढ़ से मैं जाऊंगा कुल्लू मनाली, ऐसे ही लिखना है ना भाई, कुल्लू मनाली। उसके बाद मैं जाऊंगा लद्दाख, या फिर मैं उसके बाद हिमाचल। ये क्या है, प्लान है। चंडीगढ़ तक मैं मेट्रो में जाऊंगा, वहाँ से मैं अपनी गाड़ी उठाऊंगा, कुल्लू मनाली से चलेंगे, कुल्लू मनाली पर गाड़ी खड़ी करेंगे, उसके बाद हम पैदल घूमेंगे, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये प्लान है भैया, कैसे क्या क्या चीज़, हर एक सिंगल चीज़ आपको ना वहाँ पे नोट करनी होगी। इम्प्लीमेंट स्टेज, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज क्या कहती है, एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन द प्लान फॉर्मुलेटेड इन द स्टेज, जितने भी आपने प्लान किए उनको इम्प्लीमेंट करना। अगर किसी भी तरह कोई भी ड्रॉबैक आपको लग रही है तो आप उनको है जो इवैल्यूएशन के दौरान क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, उनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मॉनिटर एंड रिफाइनमेंट स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पर जो काउंसलर होता है मॉनिटर करेगा प्रोग्राम को, फाइंड आउट वेदर एनी एडजस्टमेंट इज नीड, क्या कहीं यहाँ पर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। आउटकम असेसमेंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइनल असेसमेंट ऑफ द आउटकम ऑफ द प्रोग्राम और इंटरवेंशन प्रोवाइडेड द स्टूडेंट। हम जब हमारा जो आउटकम आने वाला है, जो मान लीजिए हमने क्या किया है, बिल्कुल टेस्ट बनाया मैंने, मुझे ये लगा कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें, ये क्वेश्चन मुझे चेंज करने होंगे, समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन मुझे चेंज करने होंगे, ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। मैंने ये इवैल्यूएशन के दौरान देखा, फिर मैंने क्या किया, उनको रिप्लेस किया, और फिर है जो आउटकम असेसमेंट स्टेज क्या कहती है, आखिर में बच्चों को देने से पहले फाइनल आउटकम है जो हमारा वहाँ पर निकल के आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन साइकिल क्या कहती है कि आपको स्टेक होल्डर्स से फीडबैक लेना होगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होगी, ठीक है। अगर आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो हमें फिर उसको रिजोल्व करना होगा। असेसमेंट में हम यहाँ पर अब काउंसलर का नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को और जो भी हमें वहाँ पर ज़रूरत होती है, अगर टेस्ट को रीडिज़ाइन करना है, रिफॉर्मुलेट करना है, तो हम वहाँ पर करते हैं। सर्विस ऑब्जेक्ट क्या होगा, सर्विस ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट फाइनल स्टेप होगा, जिसमें ऊपर वाले सभी स्टेप्स के रिजल्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे। अगर फिर हमें ये लगता है कि हाँ फिर से ये क्या हो जाएगी, यहाँ से प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आप लोगों को फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप ना क्या करें, इस तरह के डायग्राम ज़रूर बना कर आए, इससे ना क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर आप जो ये शो कर सकते हैं एग्जामिनर को। जैसा कि अब यहाँ पर क्या है, हमारा पहला स्टेप है जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन में पहला स्टेप प्रोग्रामिंग प्लानिंग है, उसके बाद प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम मॉनिटर, फिर आउटकम असेसमेंट आ जाता है, और उसके बाद हमारा कॉन्टेक्स्ट शुरू हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन साइकिल। यहाँ पर हमारे जो कम्युनिकेशन रिजल्ट्स के बाद फीडबैक स्टेक होल्डर से लेंगे, फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी, असेसमेंट की ज़रूरत है या नहीं, फिर हमारा सर्विस ऑब्जेक्ट। आखिर में जो हमारे रिजल्ट्स होंगे, इन सभी के फीडबैक के आधार पर, जो ये हमारी ये है ना, इनके फीडबैक के आधार पर यहाँ पर जो रिजल्ट्स आएगा ये हमें बताएगा कि अब हमें क्या करना होगा, फिर से इवैल्यूएशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी ब्रिज मॉडल ये कहता है, अब आप समझ गए होंगे। अब हमारा रहता है एक छोटा सा टॉपिक जो काफ़ी ईजी है, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं। अब इवैल्यूएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, भाई हम जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं, जो अभी मैंने टेस्ट बनाया आपको असेस करने के लिए, वो यूज़फुल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, एफिशिएंट मैनर में, ट्रांसपेरेंट, अडेप्टिव, कॉन्टीन्यूअस, मल्टीफेसेटेड। तो ये सभी क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर एग्ज़ाम में इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन से मान लीजिए 6 मार्क्स में आ जाता है, तो आप इनको एक्सटेंड करके राइट कर सकते हैं। इतनी अंडरस्टैंडिंग के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट वीडियो, मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन का हमने कंप्लीट चैप्टर किया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।